Hi everyone, welcome back to Polpath and my name is प्रतिमा सिंह। आप पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक शासन और इसमें जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप लिखने का बहुत ज़्यादा हेडेक मत लें। ये हैंड रिटन नोट्स हिंदी में होंगे तो इंग्लिश जो है पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इसके लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें पोलपाथ के नाम से सर्च करके, और @ नहीं लगाना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं तो सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए सारे वीडियोस जो उनके कोर्स वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट में, तो वो सारी चीज़ें आप चेकआउट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड चलिए आज पढ़ते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत। इसके पहले हमने सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, जो कि टेलर के द्वारा दिया गया था, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है, ये मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत आता है, यानी कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कंपनी के प्रॉफिट आउटपुट की बात करती है, लेकिन इसमें आउटपुट की बात करती है, बट इट बिलीव दैट प्राइमेसी शुड बी गिवन टू ह्यूमन फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो क्या है कि इसमें कहते हैं कि ह्यूमन फैक्टर जो है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि संस्थानों को, यानी कि जो संगठन है उनको नहीं, संस्था को प्राथमिकता नहीं दी गई है इसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। जबकि इसके पहले जो प्रबंधकीय सिद्धांत आया था, जो वैज्ञानिक प्रबंधकीय सिद्धांत आया था टेलर के द्वारा, तो उसमें जो है संगठन को महत्व दी, जो संगठन का आउटपुट था उसको महत्व दिया गया था, और जो ह्यूमन उसके अंदर जो मानव काम करते हैं, यानी कि एज अ एम्प्लॉयज जो वहाँ पर लगे हुए हैं, तो उन पे इनका जो है कोई भी फोकस नहीं था, उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा था। वो सब ये बात जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यही बात करता था कि जो है जितना ज़्यादा काम हो वर्कर्स को इंसेंटिव दो ताकि वो ज़्यादा काम करें, और सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिक तरीके से हैंडल करो ताकि आउटपुट ज़्यादा निकल कर आए। इसके विपरीत जो है ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये अलग बात करती है, ठीक है? ये मानती है कि यदि आपको किसी कंपनी का या इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ाना है, यानी प्रॉफिट आउटपुट बढ़ाना है, तो ह्यूमन इमोशन, यानी कि एम्प्लॉइज़ जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको जो वैल्यू देनी होती है। वो क्या सोच रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके, क्या चाहते हैं, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर जो है, एवरीथिंग, जो जितनी उनकी चीज़ें हैं, उनको अटेंशन देनी होती है, यानी कि उनके जो इमोशंस हैं, उनका बिहेवियर है, उनका जो मतलब वो क्या उम्मीद लेकर के आपकी कंपनी में आए थे, उन सब चीज़ों को जो है क्या है अटेंशन देनी होती है, यानी कि वैल्यू देनी होती है। इससे ये जो है मेयो हैं, ये मेयो कहते हैं, अगर हम उनके जो है जो वो चाहते हैं या उनकी इमोशंस पे हम इमोशंस का ध्यान रखेंगे, तो इससे कंपनी का भी आउटपुट बढ़ेगा, और जो है लेबर जो है एफिशिएंट बनेगी, यानी कि जो वर्कर है, एम्प्लॉइज़ हैं, वो एफिशिएंट बनेंगे, क्योंकि यदि उनके इमोशन वगैरह को ध्यान में रखा गया, तो वो खुश होकर के काम करेंगे। तो यही जो है ऐसा ये बताते हैं, ठीक है? तो यही सब यहाँ पर दिया गया है, गिव्स प्राइमेसी टू ह्यूमन फैक्टर ओवर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, संगठन से ज़्यादा मानव संबंधों को वरीयता देनी होती है, ठीक है? और व्यूज़ सेकंड इनका क्या है, व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम विद ह्यूमन एज द बेसिक यूनिट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है, सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा है इन्होंने, ठीक है? और ह्यूमन को जो है बेसिक यूनिट माना है, यानी कि वो केंद्र में है, जो ह्यूमन है, मानव है, वो केंद्र में है। ऐसे ही आगे इनका जो है क्या कहते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल हैप्पी वर्कर्स आर एफिशिएंट वर्कर्स, जो अभी-अभी हमने बात की कि ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अगर वर्कर्स हैप्पी रहेंगे तो वो एफिशिएंट वर्कर्स बनेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा,
कि वर्कर्स भी खुश रहेगी और कंपनी का फ़ायदा भी होगा और वर्कर्स का भी क्या होगा, प्रॉफ़िट, यानी कि उनकी जो स्केल वग़ैरह है, जो सैलरी वग़ैरह है, उस सब में भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बिल्कुल अपोज़िट है, ठीक है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इंस्टीट्यूशन को जो है एक सोसाइटी की तरह जो है ट्रीट करते हैं, यानी कि सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की तरह ट्रीट करते हैं, है ना? ये कहते हैं जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में, सोसाइटी में जो मानवीय व्यवहार है, उनके इमोशंस हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको वैल्यू दी जाती है, उसी प्रकार इंस्टीट्यूशन भी एक प्रकार से सोशल सिस्टम ही है, जहाँ पर मानव जो है वही सामाजिक प्राणी यहाँ आकर के काम करता है। तो उसकी भी वैल्यू, इमोशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड और उनकी जो है विशेष, इन सब का जो है ध्यान रखना इंस्टीट्यूशन का काम होता है। तभी जो है इंस्टीट्यूशन यानी कि संगठन जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम देखें कि इनके जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के, तो इनके क्या है, सोशल मैन नॉट इकोनॉमिक मैन, ठीक है? तो ये कहता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, यानी कि मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत जो है, ये कहता है कि व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, इकोनॉमिक प्राणी नहीं है। जबकि जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट था, वो व्यक्ति को इकोनॉमिक प्राणी मानता है, यानी कि आर्थिक प्राणी मानता है। और नेक्स्ट क्या है इसका जो है, ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम, जो इसके प्रिंसिपल हैं, मेन फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा इनका सिद्धांत क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। जैसे अभी हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने सोशल सिस्टम के रूप में माना, यानी सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना है। आगे कहते हैं, इनका थर्ड जो है सिद्धांत है, वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग विद इमोशंस। वो वर्कर्स क्या हैं, वो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके वर्कर्स हैं, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी इमोशंस हैं, तो उनको सबसे पहले वैल्यू दी जानी चाहिए, ठीक है? उनको मशीन की तरह जोत के नहीं रखना है, उनको मशीन की तरह जो है रात-दिन काम नहीं कराना है, उनको मशीन नहीं समझना है, वो ह्यूमन बीइंग है, उनकी इमोशन को समझना है, जस्ट अपोज़िट टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसके जस्ट अपोज़िट है। अगला क्या सिद्धांत है इनका, जो मेन सिद्धांत है, वो ये है कि इनफॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आउटपुट एंड प्रॉफिट। जो देखो, फॉर्मल संगठन तो होता ही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है कि सारा कुछ फॉर्मली जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सारी चीज़ें, उसकी संरचना जो है जानबूझकर की जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनफॉर्मल समूह हैं, जो इनफॉर्मल संबंध है, यानी कि जो वर्कर्स हैं आपस में, उनके बीच में जो संबंध है, उनका जो एक ग्रुप बनता है, ग्रुप के बीच में उनके अपने जो है कम्युनिकेशन, विचार आदान-प्रदान और वांट्स, इन सब चीज़ों का जो हो एक प्रकार से वहाँ पर गिव एंड टेक होता है, यानी कि वहाँ पर जो विचार-विमर्श होते हैं, एक-दूसरे के सामने रखे जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल ग्रुप हुए, इनफॉर्मल एलिमेंट्स हुए, यानी कि किसी कंपनी में कई सारे ग्रुप होते हैं और उनकी आपस में क्या है, आपस में सारी बातें हो जाती हैं, दिल की बात हो जाती हैं। उसमें हायरार्की नहीं चलती कि नहीं, ऊपर से जो है बॉस ने ऑर्डर दिया, उसके बाद उसके नीचे वाले ने ऑर्डर लिया, उसने उसके नीचे वाले को पहुँचाया, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी किसी से जाकर के बातचीत करता है, यानी कि एक ग्रुप है और ग्रुप में कोई भी किसी से जाकर के बातचीत करता है, तो उसे मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मली नहीं चल रहा है, इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू आउटपुट एंड प्रॉफिट। आउटपुट जो होता है कंपनी का और प्रॉफिट होता है, उसमें क्या है, इनफॉर्मल एलिमेंट्स, जो ये ग्रुप बनते हैं इनके बीच में जो एम्प्लॉइज़ एंड ये जो होते हैं मैनेजमेंट, इनके बीच में जो संबंध होते हैं, इनफॉर्मली संबंध जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है? अगला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वैल्यू सोशल एथिक्स। जो सोशल एथिक्स होते हैं तो उसको क्या है, उसको वैल्यू देनी चाहिए, किसे, ऑर्गेनाइजेशन को, यानी संगठन को जो है, जो सोशल एथिक्स होते हैं, उसको वैल्यू देनी चाहिए, जितने भी संगठन होते हैं। तो इसीलिए जो है संगठन में क्या है, सभी की आजकल देखो प्रॉपर एचआर वहाँ पर काम करता है और उनके जो है
क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या जो है सोशल मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सोशल एथिक्स हैं, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देता है। कोई इश्यू होता है तो उसको तुरंत का तुरंत रिज़ॉल्व किया जाता है। हर जो आजकल के अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर एक एचआर होता ही होता है डिपार्टमेंट, ठीक है? वही चीज़ें हमने हिंदी में लिखी हैं कि मनुष्य क्या है, जो ये मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, आर्थिक मनुष्य क्या है, आर्थिक नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्राणी है, ठीक है? संगठन एक सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवस्था है। भावनाओं, इच्छाओं को महत्व देना चाहिए और अनौपचारिक समूहों का महत्व जो है होता है और इससे क्या है, लाभ में वृद्धि होती है, जो प्रॉफिट होता है उसमें वृद्धि होती है। तो ये सारी बातें जो हैं इनकी मेन प्रिंसिपल हैं किसके, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है यानी कि मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत है, तो इसके ये जो है मेन पॉइंट आपने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2 क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और इनका आंसर जो है आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर पक्का दीजिए, ठीक है? मैं आपके कमेंट देखती हूँ, तो यदि आपको पता है तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? ठीक है? और अदर क्वेश्चन क्या है कि इनके द्वारा कौन-सा प्रयोग दिया गया? यानी कि जो ये जनक हैं, जिनकी भी बात हो रही है, जो भी जनक होंगे, अगर आपको आंसर पता है, तो जो ये जनक हैं, तो इन्होंने कौन-सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है? उनके द्वारा कौन-सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया? तो 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक ही लोग से संबंधित हैं कि फादर कौन-सा मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत का, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का फादर कौन है? और जो फादर हैं, वो जो भी फादर हैं इसके, तो उन्होंने कौन-सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था? तो अभी चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। तो एल्टन मेयो जो है इसके मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत के क्या हैं, जनक हैं और ये इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था, इसे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो देखेंगे आगे इनके हम कौन-सा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। कब किया था ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये इन्होंने लेट 1920s एंड अर्ली 1930s में किया गया था। लेट 1920s का मतलब है कि 19 जो है 1926 के मतलब बाद या 25 के बाद जो है, सॉरी 16 यहाँ कर लेंगे, 1916 के बाद जो है, और इधर क्या है अर्ली का मतलब है कि 35 से पहले-पहले कर लिया गया। तो ये 1920s एंड 9 और अच्छा यहाँ 20s की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 पहले राइट दिया था तो वही हो जाएगा कि लेट 1920s, इसका मतलब है कि 19 ये 26 के अराउंड जो है ये शुरू हुआ होगा और 35 के पहले-पहले जो है अर्ली 1930, तो 35 के पहले-पहले ये जो फिनिश कर दिया गया था ये एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट किया कहाँ गया था ये देख लीजिए आप। जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें किया गया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और कहाँ किया गया था? एक इंडस्ट्री में किया गया था। तो उस इंडस्ट्री में क्या था कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज़ थे, इनके साथ मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये पता लगाने के लिए किया, एक इंडस्ट्री में किया गया था और ये पता लगाने के लिए किया गया था कि जो साइंटिफिक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, जो टेलर के द्वारा दिए गए हैं, तो आउटपुट ऑफ प्रॉफिट यानी किसी कंपनी का आउटपुट और प्रॉफिट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। मतलब इन्होंने श्योर करने के लिए कि ठीक है, जो टेलर ने दिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो है कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा और
इसमें सबका फायदा होगा, कंपनी का वही होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लेबर की भी जो है सैलरी, एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़ेगी, तो सबका फायदा होगा। तो इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल दिए थे, तो इन्होंने ये मेयो जो थे, इसमें ये पता लगाने की कोशिश की थी क्या इनके प्रिंसिपल खरे उतर रहे हैं कि नहीं, जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं तो क्या वो सच में खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट किए? पहला इन्होंने किया था कौन-सा? द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि महान प्रकाश व्यवस्था। दूसरा किया था ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट यानी कि मानवीय प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर प्रयोग। ठीक है। तीसरा क्या था? बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट यानी सामाजिक संगठन का प्रयोग। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने की थी, ये जो इनके मेन एक्सपेरिमेंट है ये किए गए थे। सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यानी कि महान प्रकाश व्यवस्था। ये इस जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रयोग जो था, इसमें ये क्या करते हैं? तो जो द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने वुमेन्स को जो है 2 ग्रुप में बांट दिया। जो ग्रुप ए था, उसमें जो है सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी इन्होंने, प्रॉपर लाइटिंग, है ना? इंसेंटिव भी उनको दिए गए कि अच्छा काम करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, प्रॉपर स्पेस दिया गया, मतलब सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की गई। जबकि जो ग्रुप बी था, वहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए थे, ए एवं बी। ए को जो है फैसिलिटेट किया गया, ठीक है? और जो ग्रुप बी था, उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई। उसे कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई, लेकिन बाद में देखा गया कि फैसिलिटी न होते हुए भी आउटपुट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि जिसे फैसिलिटी दी गई और जिसे नहीं दी गई, इन दोनों का जो है आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है सेम है, ठीक है? अब जब आउटपुट सेम आया, तो यहाँ पर इनको इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है, क्यों आउटपुट सेम आया? तब ये जो है ग्रुप बी में इन्होंने क्या देखा कि ग्रुप बी में जो है कोऑपरेशन था, यानी कि सहयोग वहाँ पर बहुत था। कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी, फिर भी प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ी, क्योंकि इस ग्रुप बी में जो है कोऑपरेशन था। कोऑपरेशन की वजह से जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आपस में सहयोग बनाकर उन्होंने काम किया, उनके बीच में सहयोग था, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी वहाँ बढ़ी। और इस तरह दे फेल्ट दैट इट इज नॉट द इंसेंटिव दैट मैटर्स, what matter is that cooperation and informal communication between the groups within the organization। तो जो ये जिस टीम ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उन्होंने ये पाया कि इंसेंटिव जो है मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है वहां पर? कोऑपरेशन मैटर करता है। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इनके बीच में, वो ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, वो बहुत बड़ा जो है कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, वो बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती है। तो ये चीज इन्होंने जो है यहाँ पर पाई कि जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, यानी कि जो जानबूझकर नहीं बनाए जाते, अपने आप ही उनके जो है संबंध बनते रहते, साथ में काम करते करते, और आपस में वो सारी चीजें, सारी बातें कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के इमोशन का ख्याल रखते हैं। तो ये इनफॉर्मल क्या हो गए? ग्रुप हो गए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, ऐसा इन्होंने पाया। ना कि इंसेंटिव और फैसिलिटी, ये सब चीजें जो हैं उतना मैटर नहीं कर रही थी जितना कि कोऑपरेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या इनफॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं आप, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ज्यादा मैटर कर रहे थे, ऐसा इन्होंने पाया। ठीक है। अब इसके ये जो फर्स्ट जो है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने किया। फिर अगला क्या किया कि ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो है इनका देख लेते हैं कि मानवीय प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर प्रयोग। इसमें ये क्या पाते हैं? इस एक्सपेरिमेंट में वर्कर्स से उनकी एडवाइस और रिकमेंडेशन मांगी गई, ठीक है, कि उनको क्या लगता है कि कंपनी में किस तरह से कंपनी में किस तरह से आउटपुट और प्रॉफिट बढ़ाना जो है चाहिए, मतलब किस तरह से आउटपुट और प्रॉफिट बढ़ सकता है। उनसे सजेशन मांगे गए
कैसे उसका मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि कंपनी और अच्छे से ग्रो कर सके, कंपनी जो है अच्छे से इसका मैनेजमेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गईं और उनकी पर्सनल इंटरेस्ट भी पूछे गए कि यानी उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, यानी उनके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया किसने? जो ये थे एक्सपेरिमेंटर थे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया क्या गया, जब इतनी सारी बातें हुई, उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, उनके इंटरेस्ट को पूछा गया, उनकी रिकमेंडेशन को पूछा गया, ठीक है? तो कंपनी में प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, मैनेजमेंट को कैसे ठीक किया जाए, इन सब चीज़ों में जब उनके सजेशन पूछे गए, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि वर्कर्स जो थे, एम्प्लॉइज़ जो थे, काफ़ी खुश थे और वे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा मानने लगे, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा मानने लगे, जबकि उनको कुछ फैसिलिटेट नहीं किया गया था, ना ही कुछ वहाँ इम्प्रूवमेंट कोई वर्क चल रहा था, सिर्फ़ उनसे राय ली गई, उनको एक फ़ील कराया गया कि हाँ, ठीक है, आप भी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा हो और आपकी भी राय हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है, जितनी कि जो बड़े अधिकारी हैं या ओनर हैं, उनकी राय जो है महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो है अपने आप को क्या है, ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा माना और एक फैमिली की तरह सभी को मतलब पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन को एक फैमिली की तरह देखने लगे और इमोशन को वहाँ पर क्या था कि उनके इमोशन को रिस्पेक्ट किया जा रहा था, यानी कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं और उनकी क्या है इंटरेस्ट है, उनको क्या रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। तो काफ़ी खुश थे और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनके सेंटिमेंट से, उनकी एटीट्यूड से उनके एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट पे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जो है ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऐसा दिखा कि अगर उनके इंटरेस्ट पे और उनका जो है उनकी सजेशन आप लेंगे, उनकी जो है चाहत पूछेंगे, ठीक है? क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, उनका सजेशन माँगेंगे तो वो इस बात से खुश होंगे और अपने ऑर्गनाइज़ेशन का अपने आप को हिस्सा समझने लग जाएँगे। तो जो कि अल्टीमेटली क्या है कंपनी के प्रॉफिट में ही रहेगा, कंपनी के लिए अच्छा ही बेनिफिशियल ही रहेगा। जो तीसरा टाइप टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने वो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? अंडर दिस experiment, it was find out that even though you provide lots of incentive, but इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो उसमें ये बताते हैं कि जो इनका इनफॉर्मल यूनियन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि एक प्रकार से यूनियन बना लेते हैं आपस में जब काम करते करते इनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको आप जो है यूनियन भी कह सकते हैं। तो एक जब ये इनका जो है इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है लोगों का, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी कंपनी की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात आ जाए या उसकी प्रोडक्टिविटी घटाने में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। यदि मान लिया किसी कंपनी ने किसी इंडिविजुअल से, एक व्यक्ति से कहा कि ठीक है आप जो है इतना काम करो और आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि आपको इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल किसी ग्रुप का हिस्सा है, किसी ग्रुप का पार्ट है और ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, जो हमारे ग्रुप में लोग हैं यानी कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। तो उस इंडिविजुअल को ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि उस इंडिविजुअल को चाहे जितना भी इंसेंटिव दे लो, लेकिन जो जिस ग्रुप का पार्ट है, अगर ग्रुप ने डिसाइड कर लिया काम नहीं करना है, तो वो काम नहीं करेगा। मन चाहे जितने भी इंसेंटिव उसको देने के ऑफर कर दो, कोई मतलब नहीं रखता है उसके लिए, क्योंकि वो जो इनफॉर्मल एक यूनियन है, इनफॉर्मल उनका जो है एक ग्रुप है, वो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है किसी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट ऑफ प्रॉफिट है, उसे बढ़ाने और घटाने में, ठीक है? तो ये बात हो गई यहाँ पर कि जो इनफॉर्मल यूनियन है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है कि टेलर ने थ्योरी दी थी कि इंसेंटिव मतलब इंडिविजुअल को इंसेंटिव दो अच्छे काम के लिए कि ठीक है तुम 8 घंटे से 10 घंटे काम करो, तुम्हें इतना इंसेंटिव मिलेगा, या फिर तुम और अच्छा जो जितना अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर जो है टेलर की ये थ्योरी भी गलत साबित कर दी जाती है इनके द्वारा, मेयो के द्वारा, जो ये टीम है इनके द्वारा, कि इंसेंटिव
चाहे जितना दे लो, यदि वहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप है और वो इंडिविजुअल उस इनफॉर्मल ग्रुप का जो हिस्सा है, तो वो वही करेगा जो उसका ग्रुप बोलेगा, ना कि आपकी बातों को मानेगा, चाहे आप कितना भी इंसेंटिव दे लो। तो ये थ्योरी भी यहाँ टेलर की थ्योरी, ये मेयो के द्वारा ये भी यहाँ पर गलत कर दी जाती है। क्योंकि यदि वो इंडिविजुअल किसी ग्रुप का पार्ट है और उस ग्रुप ने किसी काम को करने से मना कर दिया, यानी डिसाइड कर लिया कि ये काम हम नहीं करेंगे जो कंपनी हम पे थोप रही है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, उनके हित में नहीं होता है, तो ये लोग अपोजिट हो जाते हैं और एक ग्रुप बना करके अपोज करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर एक इंडिविजुअल को चाहे आप जितना इंसेंटिव दे लो, वो काम नहीं करेगा, वो अपने ग्रुप के साथ ही रहता है। तो यदि हम अगर चलें निष्कर्ष पे, यानी कि कंक्लूजन अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पर 2-3 बातें पकड़ी हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जो इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर और किसी जो है संगठन के अंतर्गत, यानी कि जो संस्थाएं हैं, तो उसको वैल्यू करें, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स के हैं, उनकी वैल्यू करें, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो इमोशंस है, उनके जो एटीट्यूड है, उनको वैल्यू देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तभी जो है कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट में जाएगी, तभी कंपनी जो है प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो पाएगी, तभी कंपनी का आउटपुट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंड बात हमने क्या यहाँ सीखी कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, इनका एटीट्यूड, इंटरेस्ट पर मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए, यानी कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक सोशल सिस्टम को वैल्यू करना इम्पोर्टेंट है। एक जैसे जिस प्रकार से समाज में व्यवस्था होती है, वही समाज की व्यवस्था इंस्टीट्यूशन के अंदर भी उनको लागू करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को जो है वैल्यू देना पड़ेगा। और आप देखते हैं आजकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो मनाते हैं होली, दिवाली और कुछ जो उत्सव होते हैं, तो वो मनाते हैं ताकि वर्कर्स खुश हो सकें। वो छुट्टी होती है फिर भी ठीक है, 1-2 घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं मैनेज करके, और किस लिए करते हैं कि ठीक है, ये इनकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो वो इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है? वो आजकल जो है ये इस पर जो है जो एचआर है ना, वो इस पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और ये मेयो के द्वारा दिया गया है और इसमें 1-2 और आगे हैं, तो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत पे ही जो इन्होंने थ्योरीज़ दी हैं, उनके बाद ही जो है इन सब चीज़ों पर, इन सब फील्ड पर ध्यान दिया जाने लगा है, ठीक है? तो ये हमने बातें देखी कि इनफॉर्मल ग्रुप जो है उनको वैल्यू दो, और क्या है, इंटरेस्ट, जो एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है वर्कर्स का, उस पे मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो हम देखते हैं मेन इसमें, तो वो क्या है कि वर्कर सैटिस्फैक्शन शुड बी अ मेजर गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं उस संगठन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या होना चाहिए कि उनका सैटिस्फैक्शन जो है महत्वपूर्ण है, और सैटिस्फैक्शन जो वर्कर्स का सैटिस्फैक्शन है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, मेजर गोल, यानी कि सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, ठीक है? बड़ा गोल होना चाहिए, ऐसा इसको छोटा-मोटा इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये चीज़ अगर सैटिस्फैक्शन हो गया, तो कंपनी जो है अपने आप ग्रो करेगी और प्रॉफिट जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये बातें इन्होंने की, तो ये बातें हमने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हमने ये जो है पढ़ा कि, और इसकी जो है मेन बातें हैं, वो भी हमने निष्कर्ष के रूप में देख लिया, ठीक है? जो एक हम बात करें कि दूसरे अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के कौन है, तो ये आप मुझे बताएं कि कौन है? हु इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? मानव संबंधात्मक सिद्धांत का दूसरा प्रसिद्ध सिद्धांतकार कौन है? तो इसका कौन है, ये आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। और नहीं भी पता है तो भी आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अब इसी से संबंधित हम जो है आगे ले रहे हैं कि जो दूसरा मेन जो एक्सपोनेंट था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, वो थे चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है? ये जो है दूसरे अदर इम्पोर्टेंट एक विचारक हो जाते हैं जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पर बात की है।
और ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो क्या-क्या दिया है कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। तो जो इनके मेन प्रिंसिपल हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? इनकी ज़्यादातर जो हैं चीज़ें वही मेयो का जो मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत है, उसी से मिलती-जुलती हैं, लेकिन जो कुछ अलग हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। बाकी वहीं से थोड़ा-सा मिलती-जुलती हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इस पर दी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। इस पर इन्होंने थ्योरी दी और इसको जो है किस नाम से ये फेमस है कि प्रसिद्ध किस नाम से है, तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है कॉमनली क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और वैसे जो है थ्योरी ऑफ, पूरा नाम इसका है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दी गई है, ठीक है? चेस्टर बर्नार्ड जो थे वो एचआरटी यानी कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के थ्योरी को एक स्टेप आगे जो है लेकर जाते हैं। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसके द्वारा, मेयो के द्वारा दी गई थी, उसी में जो है इम्प्रूव इसको इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी कि एक स्टेप इसको आगे लेकर के जाते हैं और इसी को हम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनकी जो है इसी नाम से प्रसिद्ध है, ये थ्योरी जो है ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रसिद्ध है। चेस्टर बर्नार्ड जो है लीडरशिप के साथ भी संबंधित है, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर लीडरशिप से संबंधित आता है तो चेस्टर बर्नार्ड जो है इससे भी संबंधित है। और इनकी हम बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन सी है, ठीक है? इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये इनकी जो है बुक का नाम है। आती कब है, 1938 में ये आती है, ठीक है? 1938 में ये इनकी बुक आती है। और आगे हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वही जैसे हमने पहले बताया कि प्रिंसिपल लगभग जो है मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत से मिलते-जुलते हैं और जो कुछ अलग हैं उनको देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन एज कोऑपरेटिव सिस्टम, तो ये इन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम। इसके अंदर ये कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, इन सबको एक साथ आकर के जो है काम करना होगा और एक-दूसरे की जो इंटरेस्ट है, ठीक है? उनकी उस इंटरेस्ट को जो है वैल्यू देनी होगी सभी को, एक-दूसरे की जो इंटरेस्ट है उन सबको वैल्यू देना होगा, ठीक है? और अगला क्या बताते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औपचारिक एंड अनौपचारिक संगठन। अगला ये बताते हैं, पहला तो ये बताते हैं कि सहयोगात्मक व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो बॉस है, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनके सबके बीच में एक सहयोगात्मक यानी कि इन सब के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए और जो है एक-दूसरे के, ये सभी जो है एक-दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं और उनके जो इमोशंस हैं, उनको जो है वैल्यू करेंगे। तभी जो है वहाँ कंपनी में क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा और कंपनी जो है आगे प्रॉफिट में जाएगी। तो ऐसा ही बताते हैं, यानी कि इन्होंने जो है वुमेन इमोशंस और वुमेन पे जो है काफ़ी इन्होंने जोर दिया है। जो है बर्नार्ड हैं, इन्होंने भी, ठीक है? तो ये कहते हैं, आगे ये कहते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो होते हैं जो जिनका गठन जो है जानबूझकर किया जाता है और अनौपचारिक वो होते हैं कि जिनका गठन जानबूझकर नहीं किया जाता है, वो बस ऐसे ही साथ रहते-रहते जो है किसी नीड उससे जुड़े हुए हैं, संबंधों से, बिहेवियर से धीरे-धीरे हम एक साथ काम करते-करते और एक साथ रहते-रहते तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मल सा बन जाता है, ठीक है? तो वहाँ पर कोई कानूनी बंधन नहीं होता है, किसमें, इन्फॉर्मल जो होता है संगठन, इसमें कोई जो है कानूनी बंधन नहीं होता है। जबकि जो औपचारिक संगठन है यानी कि जो फॉर्मल है, तो फॉर्मल की यदि हम बात करें तो फॉर्मल में कहा जाता है कि इस प्रकार के संगठन होते हैं यानी कि फॉर्मल जो होते हैं, ये जानबूझकर बनाए जाते हैं। ये चार्ट और जो डायग्राम होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस संगठन का स्वरूप प्रायः कानूनी होता है, यानी कि यहाँ पर कानून, कुछ नियम कानून होते हैं और
जो संगठन के ये मेंबर्स होते हैं उन सबको ये फॉलो करना पड़ता है। तो ये अंतर हो गया। जो औपचारिक है वो जानबूझकर बनाया जाता है, कानूनी बाध्यता यहाँ पर होती है, नियम कानून होते हैं। जबकि अनौपचारिक जो है अनजाने में बन जाता है, विकसित होता है और संगठन का स्वरूप कानूनी नहीं होता है और ना ही इसमें कोई चार्ट वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता है इसको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अगली थ्योरी ये क्या देते हैं, कंसेंट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जोन ऑफ इंडिफरेंस। इसकी बात करते हैं, ये इनका जो है काफी फेमस है और जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है यानी कि उदासीनता का क्षेत्र, ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। किससे संबंधित है, तो ये चेस्टर बर्नार्ड से ही संबंधित है। ठीक है, जो फॉर्मल है संगठन, इसके बारे में आप ये चीज और जान लें कि जो फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन होती है तो हायरार्किकल होती है, जैसे कि ऊपर से आदेश हुआ, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाले ने उसको दिया, उसके नीचे वाले ने उसके दिया। जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ कम्युनिकेशन कैसी होती है, फ्री होती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन फ्री होने के नाते कोई किसी से भी इंटरेक्ट कर लेता है। ये जो है संगठन के अंदर ये इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो रैंडमली किसी से भी जाकर के, उनके बीच में कोई ऐसा हायरार्की नहीं चलती है, किसी से भी जाकर के वो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं, उनका इंटरेस्ट सुनते हैं। ठीक है, अपना जो क्या होता है कि कुछ सजेशन देना है, किसी बातचीत करनी, फीलिंग्स को आदान-प्रदान करते रहते हैं। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि जिनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है विदाउट एनी फॉर्मल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, और कम्युनिकेशन होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में। और अभी हम देख रहे थे क्या कि इंड्यूसमेंट एंड इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन बैलेंस, ये भी इन्होंने एक सिद्धांत सॉरी पहले हम कंसेंट थ्योरी देख रहे थे ना, सी। तो कंसेंट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी यानी कि जोन ऑफ इंडिफरेंस, इसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो मैनेजमेंट होता है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं, इनको पता करना होता है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस मतलब कहाँ है, किस जो है डिसीजन में जोन ऑफ इंडिफरेंस होगा। ऐसा जो है जोन, ऐसा जोन या ऐसी डिसीजन जिसमें कंपनी का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो और उसके साथ-साथ वर्कर की कंसेंट यानी कि वर्कर का भी हित जुड़ा होगा, तो वर्कर की भी कंसेंट मिलेगी। ठीक है? दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें जो है जुड़ा रहेगा और दोनों का ही पर्सनल इंटरेस्ट इसमें आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अथॉरिटी और जो वर्कर्स एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वर्कर्स की भी कंसेंट ली जाती है। ठीक है? उनकी भी जो है इंटरेस्ट, उनका भी जो है सजेशन, उसको भी लिया जाता है और उनके भी हित का ध्यान रखते हुए यदि कोई भी पॉलिसी वहाँ पर चल रही है या फिर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो वर्कर्स जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका भी, उनके हित का भी ध्यान रखा जाता है और कंपनी के हित का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये बिल्कुल भी अपोज़िट नहीं जाते हैं, यानी कि उसको क्या है, उस जो अथॉरिटी होती है यानी कि जो उसका एक प्रकार से हुक्म मान लीजिए या फिर उसका डिसीजन मान लीजिए, उसकी अपोज़िट नहीं जाती है। तो ये उदासीनता का क्षेत्र इसी को बोला है इन्होंने। किसने? चेस्टर बर्नार्ड ने। कि जहाँ पर मतलब जैसे कि ठीक है, ये हमने किया, ये किया, तो यहाँ पर कुछ इनके अलग मतलब अलग इंटरेस्ट हैं, यहाँ पे अलग इंटरेस्ट हैं। लेकिन इस ज़ोन में आकर के क्या हो जाएगा कि इनके जो हित हैं, वो एक जैसे हो जाएँगे, यानी कि यहाँ पर इनका भी हित पूरा हो रहा, एम्प्लॉइज़ का भी और कंपनी का भी हित पूरा हो रहा। और इसी ज़ोन को जहाँ पर दोनों जो हैं, दोनों दोनों के हित पूरे हो रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट का ख़्याल रखा जा रहा है और यहाँ पर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों एग्री कर रहे हैं इस ज़ोन से, तो इसी को जो है ज़ोन ऑफ इंडिफरेंस बोला गया या फिर उदासीनता का क्षेत्र बोला गया है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है? सब जो है मानते हैं, अथॉरिटी भी उससे एग्री करती है और वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज़ भी उससे एग्री करते हैं। तो ये उदासीनता का क्षेत्र इसको बोलते हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने इसको बोला है। और जो ये बर्नार्ड हैं, चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने कहा है कि सत्ता को अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करने के लिए
4 शर्तें होनी चाहिए, यानी कि 4 कंडीशंस होनी चाहिए, जो अथॉरिटी के द्वारा अगर जो ये वर्कर्स हैं, इनके द्वारा अगर ये इनकी जो है डिसीजन को स्वीकार करना है, इनके आदेश को यानी कि ऑर्डर को अगर स्वीकार करना है, तो कौन-सा है? पहला है कि आदेश संगठन के हित में हो, ठीक है? आदेश क्या हो? संगठन के हित में हो, जो अभी हमने बात कर ली कि ये जो ज़ोन हो गया किसका? आदेश संगठन के हित में हो। फिर आदेश क्या है? व्यक्ति के हित में हो, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके हित में भी हो। फिर क्या है? आदेश को पूर्ण रूप से समझा जाए, यानी कि जो आदेश दिया गया है, उसको अच्छी तरह से समझा जाए, उसके बारे में क्या है अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसको अच्छे से समझा जाए। फिर चौथा क्या है? आदेश का पालन करने के लिए अधीनस्थ पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से तैयार हो, ठीक है? तो जो आदेश का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, तो तैयार कब होगा? जबकि उसका भी इंटरेस्ट वहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, जबकि उसकी भी कंसेंट वहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, उसकी कंसेंट को वैल्यू दी जाएगी, जबकि उसका भी रिकमेंडेशन वहाँ पर माँगा जाएगा। तब जो है वो क्या करेगा कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से जो है तैयार होगा उस आदेश को पालन करने के लिए, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली उसका भी हित वहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर उसका हित नहीं जुड़ा होगा तो वो क्यों मानेगा? वो मतलब इनकार कर सकता है, आदेश को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है? और अगर उसको इंटरेस्ट वहाँ पर लगता है तो उसे स्वीकार कर लेगा। तो ये जो है 4 शर्तें इन्होंने दी हैं। और फिर जो है बर्नार्ड कहते हैं कि यदि उपर्युक्त की चारों शर्तें जो हमने अभी बताई हैं आपको कि संगठन का हित पूरा हो, व्यक्ति का हित पूरा हो, आदेश पूर्ण रूप से समझा भी जाए और आदेश पालन करने के लिए जो अधीनस्थ हैं, तो वो क्या है कि तैयार हों पूरी तरह से। तो अगर इन चारों शर्तों को जो है ये चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं और अधीनस्थ जो होते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे ही जो है उदासीनता का क्षेत्र बोला गया है। ठीक है? इसे ही क्या बोलता है? उदासीनता उदासीनता का क्षेत्र जो है इसे ही बोला गया है, जब चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि चेस्टर बर्नार्ड ने कितनी शर्तें पूरी की हैं? पूरी करने की बात की है। उदासीनता के क्षेत्र के लिए तो 4, संगठन का हित, व्यक्ति का हित, आदेश को समझा जाए और उसको पालन करने के लिए जो अधीनस्थ हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉइज़ वो तैयार हों। ठीक है? तो ये बात हो गई उदासीनता के क्षेत्र की। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला इनका सिद्धांत क्या था? इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन बैलेंस, ये इनका जो है अगला प्रिंसिपल था, ठीक है? इसमें ये क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही इनको इंसेंटिव देना चाहिए। यानी कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है और जो कंपनी के द्वारा दिया गया इंसेंटिव है, इनमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम उसने कुछ बहुत अच्छा किया नहीं और आपने बहुत सारा जो है इंसेंटिव दे दिया, तो उसको क्या हो जाएगा कि वहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो विदाउट मतलब कुछ एक्स्ट्रा किए, बिना मेहनत किए उसी वर्क के लिए उसको इंसेंटिव मतलब बार-बार दिया जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा कि वो काम ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा और इंसेंटिव तो उसको मिल ही रहा है। और आगे फिर ये कहते हैं कि यदि काम कोई अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर इंसेंटिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम किसी ने बहुत अच्छा काम किया और जो है उसको कुछ भी नहीं दिया गया, तो वहाँ पर देना चाहिए थोड़ा-सा। यानी कि ये कहते हैं कुल मिला के कि बैलेंस होना चाहिए वहाँ पर, दोनों में जो कंट्रीब्यूशन है एंड इंसेंटिव है, इनमें बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस मेंटेन करेंगे अगर यदि कंपनी है जो ओनर है या जो मैनेजमेंट है, अगर वो बैलेंस मेंटेन करता है कंट्रीब्यूशन एंड इंसेंटिव के बीच में, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। ऐसा ये बताते हैं कि पक्का है, ये श्योर है कि अगर ये कंट्रीब्यूशन और इंसेंटिव यानी कि इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन के बीच में बैलेंस अगर मेंटेन हो गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ेगी। तो ये इनका हो गया ये सिद्धांत इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन बैलेंस। और नेक्स्ट देखेंगे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि जो वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन हो वो अच्छे से मेंटेन हो, अ, किसी प्रकार की अनैतिकता वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है किसी प्रकार की भी जो अनैतिकता है यानी कि इमोरल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। और उनके बीच में क्या है कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि साइलेंट में
कोई वर्कर काम नहीं करे अगर उसके मन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उथल-पुथल चल रही है, तो ऐसा नहीं कि उसको मन में लिए और वो जो है काम कर रहा है वहाँ पर और मतलब परेशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसकी ऑर्गेनाइजेशन की कि वहाँ पर कोई अनैतिक बात ना हो, ठीक है? इमोरल एक्टिविटी डू नॉट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को एवरी ऑर्गेनाइजेशन को ये बात जो है ध्यान में रखनी ही होगी और इसीलिए जो आजकल है ये एचआर सेल्स बनाए जाते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? एचआर सेल बनाए जाते हैं, ठीक है? एचआर सेल बनाए जाते हैं और क्या होता है कि यदि किसी भी एम्प्लॉइज़ को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई हैरेसमेंट है, कुछ ऐसा है, तो वो एचआर सेल जो है सुनता है, उसको रिज़ॉल्व करता है तुरंत का तुरंत, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाती है। और ये एचआर सेल वगैरह जो है ह्यूमन रिसोर्स का जो रिसोर्सेज़ हैं, इसका जो डिपार्टमेंट बना, तो ये इसी थ्योरी पर बेस्ड है। यानी कि जब ये एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड ने इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे जो है यदि हम जो है मनुष्यों का, उनके इंटरेस्ट का, इमोशंस का, उनके बिहेवियर का, एटीट्यूड का, हर चीज़ का, उनकी सजेशन का ध्यान रखते हैं, तो चीज़ें जो है बहुत अच्छी एंड बेटर हैपन हो सकती हैं। तो क्या हुआ कि ये फिर एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनता है और उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता कि हर ऑर्गनाइज़ेशन जो है एचआर सेल रखते हैं जो कि उनके एम्प्लॉइज़ की परेशानियाँ होती हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है आपस में, कुछ जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको वहीं कंपनी की कंपनी में यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसी में रिज़ॉल्व करता है। तो ये अगर हम देखें कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, तो इसकी जड़ें जो है चेस्टर बर्नार्ड एंड एल्टन मेयो इनकी थ्योरीज़ में हैं और वही थ्योरीज़ जो आगे डेवलप होते हुए यहाँ तक पहुँची हैं और तो इसका पूरा-पूरा श्रेय इन दोनों को ही जाता है। और यहाँ पर हमने जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कवर कर लिए हैं और जो मेन इसके 2 इम्पोर्टेंट जो विचारक थे इससे संबंधित उनको भी हमने कवर किया है और इसमें जो ये हैं जो दूसरे हमारे हैं चेस्टर बर्नार्ड, ये जो है व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है यानी कि जो व्यवहारवादी उपागम है उसके ये समर्थक हैं। कौन? चेस्टर बर्नार्ड। और अगर हम देखें कि व्यवहारवादी उपागम में कौन-कौन है, तो चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मैस्लो, हर्ज़बर्ग जो कि आपके जो है कोर्सेज़ में यानी कि इसमें हैं। तो ये मेन है। तो आज हमने चेस्टर बर्नार्ड को देखा है। चेस्टर बर्नार्ड का जो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में जो बातें की हैं, उसको हमने देखा है। अब व्यवहारवादी उपागम से के समर्थकों में आगे आप हर्बर्ट साइमन को देखेंगे, मैस्लो को देखेंगे, हर्ज़बर्ग को, इन सबको हम आगे देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो मैस्लो पर आएगी, ठीक है? हम मैस्लो के विचारों को देखेंगे और ये भी व्यवहारवादी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि व्यवहारवादियों में जो मेन है चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मैस्लो, हर्ज़बर्ग। तो आज हमने चेस्टर बर्नार्ड को देखा है, नेक्स्ट हम मैस्लो को देखेंगे। अभी से बता रहे हैं, जिसको भी मैस्लो पर क्लास लेनी हो, तो वो जो है हमारी अगली क्लास का पाने के लिए नोटिफ़िकेशन ऑन कर ले और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ जाती हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम उनका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप मिस ना करें क्योंकि मेरा जो मैं पूरा टीजीटी, पीजीटी का यहाँ पे कोर्स दे रही हूँ अपलोडेड वीडियो के थ्रू, तो पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के सारी जो है अवेल कर सकते हैं पूरे वीडियोज़ और जो कुछ कमियाँ हैं, जो कुछ कम हैं वहाँ पर टॉपिक, तो वो मैं देती रहती हूँ बीच-बीच में। तो आपको सारी वीडियोज़ तभी मिलेंगी कि जबकि आप नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखेंगे, अदरवाइज़ आप मिस कर देंगे। तो सारी ही वीडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट जाती हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जाती हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बनाई जाती हैं कि जैसा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और इसके लिए सारे वीडियोज़ पाने के लिए नोटिफ़िकेशन तो ऑन करना पड़ेगा। सेशन को सभी लाइक कर देंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पक्का से कर लेंगे, ठीक है? उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत छोड़ना, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है? और जो भी आप फ़ील करते हैं, डाउट है यदि कोई तो वो भी छोड़ें, कमेंट पक्का छोड़िए और
मिलते हैं अगले टॉपिक में मैस्लो के साथ, जो मैस्लो के विचार हैं उनके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।